नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। इस बात की मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को निरंतरता उसमें बनाए रखे हैं। ऐसे ही निरंतरता आप बनाए रहेंगे तो आने वाले सभी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप अच्छे नंबर अचीव करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था। प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले मैंने उनको समझने के लिए कुछ आधारभूत जानकारी दी थी जिसके बारे में प्राचीन इतिहास को जाना जा सकता है। क्योंकि प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमें अज्ञात हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखित साक्ष्य का ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है। उसकी समग्र तस्वीर यानी वास्तविक तस्वीर उसका उपस्थित कर पाना हमारे लिए शायद संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ पुरातात्विक का सहारा लेते हैं। हमने बताया सिक्के, अभिलेख, उसी के साथ भौतिक अवशेष, साहित्यिक विवरण हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए और विदेशी विवरण हो गए। इन सारी चीज़ों का हमने अच्छे से विस्तार से चर्चा किया कल। उसी के साथ हमने मृदभांड के बारे में बताया। मृदभांडों को भी हम अच्छे से समझे, क्योंकि अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से मृदभांड बनाए जाते थे। हड़प्पा में अलग तरीके से रंगों की विभिन्नता थी। तो इस आधार पर हम जान सकते हैं कि वहाँ की क्या उपस्थिति क्या थी, वहाँ के लोगों की विचारधाराएं क्या थी, ईश्वरीय पद्धति कैसी थी, कैसे लागू थी, वहाँ पर क्या करते थे, उपासना पद्धति कैसी थी। ये सारी चीज़ें हम सिक्कों में भी देखते हैं, कहीं कहीं अभिलेखों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने कल विस्तार से चर्चा की थी पिछले वाली क्लास में। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में क्या पढ़ेंगे आज हम थोड़ा बहुत भारत का भौगोलिक ढांचा देखेंगे। जो आज हम, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई भारतीय इतिहास पढ़ने से पहले हमें भारत का इतिहास जो उसका भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में समझ लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक भारत का भौगोलिक ढांचा। क्या पढ़ेंगे, भारत का भौगोलिक ढांचा। भौगोलिक ढांचा का मतलब क्या है, जो भारत की आकृति है और यहाँ पे नदियाँ, पहाड़, प्रायद्वीपीय पठार, जब दक्षिण में हम जाते हैं वहाँ की सारी नदियाँ भारत के लिए कितना वरदान साबित होती हैं। इन सारी चीज़ों पर हम अभी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे बेसिक जानकारी के लिए। ठीक, तो हमने क्या कहा, भारत का भौगोलिक ढांचा। भारत का भौगोलिक ढांचा समझने से पहले हमें पृथ्वी का जन्म समझना पड़ेगा कि पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी। इन सारी चीज़ों पर हमें विस्तार से चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तभी तो हम भारत के संदर्भ में आकर वहाँ की सारी जानकारियों को एकत्रित करेंगे, उस आयामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझते हैं पृथ्वी के विषय में। देखिए, पृथ्वी करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व इसका जन्म होता है। उसी के साथ स्वतंत्र इकाई में भौगोलिक हमारा भारत भी जन्म होता है, उसका भी जन्म होता है भौगोलिक। ठीक, लेकिन जो भारत की आकृति है वो कई सारे देशों से बहुत भिन्न है। ऐसा लगता है कि इसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है। देखने में जैसे चिड़िया का आकार लगता है। अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में लगता है। ठीक, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हिमालय है हमारा, बहुत ही आकर्षक बना रहता है पर्यटकों के दृष्टिकोण से। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं।
हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक ढांचा। जब हम भारत का भारत का भौगोलिक ढांचा के बारे में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं क्या, जो हमारा यहाँ पर हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। ये हमारा हिमालय क्या है? ये हमारा क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है कि नहीं? और यहाँ पर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण। ठीक, इसे क्या कहते हैं? उत्तर, पूर्व, पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक, हिमालय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिमालय हमारे देश का हमारे देश के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो यहाँ से भारत में कभी आक्रमण नहीं हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि हिमालय की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई अधिक है, जिसके कारण उत्तर से आक्रमण नहीं हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो यहाँ पर आपका साइबेरियन है, ये सारा जो आपका साइबेरियन लगता है, यहाँ से जो आपकी जो शीतकाल ध्रुवीय हवाएं हैं, यहाँ पर जब भारत में आती हैं यहाँ से, तो सबसे इसको रोकता कौन है? हमारा हिमालय रोक लेता है, जिससे हमारे भारत में शुष्क मौसम बना रहता है, गर्म मौसम बना रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा हिमालय, क्योंकि जो शीतकालीन लहरें, जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरियन से वो क्या करती हैं? ये हिमालय से रोकता है, जिससे हमें गर्म का एहसास दिलाता है। ठीक, उसी के साथ जब हमारी दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से भरता है, जो जून से अक्टूबर के माह में बारिश होती है। जून से अक्टूबर के माह में जो दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है, जो यहाँ की वर्षा होती है, इसका मानसून क्या होता है? ये हिमालय क्या रोक करता है? इसको रोक कर हमारे इस एरिया को क्या करता है? बहुत ही उपजाऊ बनाता है। यदि अगर हिमालय ना हो तो यहाँ की जो लहरें, यहाँ की जो मानसून हवाएं उठती हैं, ये इसको क्रॉस कर ये यहाँ पर बारिश करेंगी। लेकिन क्या है, हमारा जो हिमालय है इसको क्या करता है? रोकता है। मानसून हवाएं इसको क्रॉस कर आगे नहीं जा पाती, जिससे यहाँ पर बहुत व्यापक मात्रा में, बहुत ही ढेर सारी मात्राओं में क्या होता है? बारिश होती है यहाँ पर। ठीक, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह हमारा हिमालय है। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है? हमने क्या कहा कि उत्तर से कभी दुश्मन द्वारा हमले नहीं हुए हैं। लेकिन जब हमले नहीं हुए, और दूसरा क्या है उसके साथ में क्या है कि हमारे ये जो है ये 3 भाग में ये लैंड लॉक है, ये 3 भाग में, और इधर जो है हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है ना आक्रमण होने का। जब हमारा औद्योगिक युग शुरू नहीं हुआ था, उसका विकास नहीं हुआ था,
तब भारत के पक्ष में ऐसे क्या थे जो ईरान और कई सारे मध्य एशिया में आवागमन और वहाँ की सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे हुआ करती थी। तो भारत में बलूचिस्तान प्रांत के पाकिस्तान प्रांत बलूचिस्तान में क्या था, ये यहाँ पर जो पाकिस्तान है यहीं पर बलूचिस्तान सुलेमान पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सुलेमान पर्वत श्रृंखला यहीं पर है। इसके अंतर्गत 3 दर्रे हैं जो भारत में एकमात्र आवागमन के रास्ते मार्ग हुआ करते थे। इसी के रास्ते जब हम अरब आक्रमण देखते हैं, मोहम्मद गजनवी को पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं, तो वो सारे इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला क्या है? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, और ये क्या है? गोमल दर्रा। ठीक, ये क्या है? 3 दर्रे हैं। किसके? सुलेमान पर्वत श्रृंखला के ये 3 दर्रे हैं। ठीक, इसी मार्ग से क्या हुआ? हमारे अरब आक्रमण हुए। कौन आते हैं? मोहम्मद गजनवी आते हैं, उसी के साथ मोहम्मद गौरी आते हैं। ये सारे इन्हीं 3 दर्रों का उपयोग करके भारत में यहाँ पर आक्रमण करते हैं, और यहाँ के लोग, भारत के लोग इसी दर्रे का प्रयोग, इसी मार्ग का प्रयोग करके भारत के विश्व के अन्य यूरोपीय देश में जाते थे, वहाँ पर व्यापार करते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान देखने के लिए मिलता है इन्हीं दर्रों के माध्यम से। ठीक, और यहाँ की जो नदियाँ हैं क्या हैं? हर वक्त बहती रहती हैं, हरियालियाँ यहाँ पर बनी रहती है, जिससे क्या है, पर्यटक के लिए आकर्षक का दृश्य बना रहता है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हम पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक ढांचा के अंतर्गत। ठीक, ये रहा हमारा भारत का भौगोलिक ढांचा। अब इसी के साथ अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे, हमने भारत का भौगोलिक ढांचा पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या? मानव उद्विकास। जी हाँ, मानव उद्विकास। उसी में हम पढ़ते हैं पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ये थी भारत की कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? और भारत में हमने क्या बताया? बोलियों, भाषाओं के बारे में भी नहीं बताया। भाषाएं भी देख लें। भाषाएं कितनी हैं भारत में? भारत में 180 करीब भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 550 525 के करीब बोलियां हैं। और ये सारी बोलियां भाषाओं के 4 परिवार हैं। कौन कौन हैं उसको थोड़ा देख लो जानकारी के लिए। 4 परिवार कौन है? एक है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक। दूसरा है तिब्बती, वर्मी, और चौथा क्या है? द्रविड़। तीसरा और चौथा क्या है हमारा? हिंद आर्य, जिसमें से इसमें हिंद आर्य हमारी भाषा आती है हिंदी, उर्दू
आदि सारी भाषाएं हम हिंदी आर्य द्रविड़ में क्या आती हैं, साउथ जोन की जितनी सारी भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं तिब्बती भाषा क्षेत्र में मूलतः बोली जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, भाषा परिवार। और मैंने क्या कहा, 180 भाषाएं और करीब 550 बोलियां हैं, बोली जाती हैं। किसके अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक, तो ये थी मैंने कुछ बेसिक जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात कर रहे थे किस पर, मानव विकास। हमारा जो हमारी पृथ्वी है अस्तित्व में आती है, तो हमारी पृथ्वी आज जो हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी, बहुत ही गर्म थी, दहकता हुआ गोला था जिस पे जीवन संभव नहीं था। तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता गया और धीरे धीरे पृथ्वी रहने के लायक बनती गई। तो इसी के साथ साथ हमारा मानव जीवन, कई सारे जीव जंतु इस पर पलते गए, उत्पन्न होते गए, जो आज की हम पृथ्वी देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम, मानव उद्विकास। ठीक, हमने क्या बताया, पृथ्वी करीब 4.5 अरब पूर्व उत्पन्न होती है, और ये उत्पन्न होती हैं, ये कई 4 परतों में बटी हुई हैं। ठीक, 4 परतों में आप पढ़ते हैं, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उसमें कई सारे उसके पृथ्वी के बारे में, उसके पीरियड के बारे में पता चलेगा। जो हम पढ़ते हैं क्या, प्राथमिक पीरियड, प्राथमिक युग, क्या, प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। इसी में क्या होता है, इसी के अंतर्गत 2 शाखाएं हैं। कौन सी, एक है प्लाइस्टोसीन और दूसरा क्या है, होलोसीन। क्या है, 2 शाखाएं हैं, चतुर्थक, इसी क्वार्टनरी कहते हैं, क्वार्टनरी। इसी में क्या है, प्लाइस्टोसीन 2 शाखाएं, और इसकी क्या है, होलोसीन। इसी में मानव का उद्भव होता है। ठीक, करीब 10,000 वर्ष पूर्व मानव का उद्भव होता है। आप जब प्राथमिक युग पढ़ेंगे, द्वितीय किसी में क्या है, हम देखते हैं कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन। द्वितीयक में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो जब आपको पृथ्वी का टाइम पीरियड बताया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवरअप हो जाती हैं। ठीक, तो अभी सिर्फ हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। हमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मानव विकास, ना कि पृथ्वी के उद्भव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मानव विकास हम पढ़ रहे हैं। तो पढ़ेंगे मानव का विकास प्रारंभ कब होता है, तो मैंने बताया चतुर्थक युग में। उसकी 2 शाखाएं हैं, प्लाइस्टोसीन, होलोसीन, जिसमें मानव का उद्भव होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, हमने क्या कहा, 10,000 पूर्व मानव का करीब उद्भव होता है। लेकिन पृथ्वी पर 3.5 अरब वर्ष पूर्व से ही जीव जंतु, पौधे के उद्भव का साक्ष्य मतलब उद्भव हो चुका था उनका। ठीक, जीव जंतुओं का। लेकिन मानव का उद्भव कब होता है, पूर्व प्लाइस्टोसीन और प्लाइस्टोसीन युग में मानव का उद्भव होता है। ठीक, जब मानव का उद्भव होता है, मानव का, तो उसका प्रथम जो होमिनिड होता है, होमिनिड मतलब क्या होता है,
जो हमारे वानर जैसे दिखते थे, वानर्स के सापेक्ष उनकी नस्लें पाई जाती हैं, उनके उन्हीं के अनुरूप होती हैं जो नस्लें होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम होमिनिड कहते हैं। ठीक, तो हमारा उद्भव प्राइमेट के रूप में प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में मानव का उद्भव होता है। प्राइमेट क्या होते थे? प्राइमेट क्या होते थे? ये स्तनधारी जीव होते थे। क्या होते थे? इसके वंशज हमारे आते हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि इसके क्या हैं? वंशज हैं। प्राइमेट हमेशा ये हाथ और पैर का सहारा लेकर चलते थे और ये इनका निवास स्थान वृक्षों पर हुआ करता था। ठीक, जब हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास होता है, इनका उद्भव होता है, तो पृथ्वी का जो मानसून था, हमने बताया बहुत ही गर्म हुआ करता था। आज जैसे देखते हैं ऐसे नहीं थी। इसी के बीच संघर्ष करते हुए मानव का विकास होना प्रारंभ होता है। जब हम आपको पाषाण काल पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक, मैंने क्या कहा? प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के में मानव का जो वास्तविक मानव होता है, विकास होता है, इसका उद्भव होता है। ठीक, प्राइमेट से। इसी में आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आता है हमारा होमो इरेक्टस, दूसरा होमो हैबिलिस। ठीक, निएंडरथल, और आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस। ठीक, इसको यहाँ पे कर लीजिए, होमो हैबिलिस। और ये क्या है इसके बाद? होमो इरेक्टस। ठीक, इन सारे क्रम में मानव का विकास होता है। हमने क्या बताया? प्राइमेट से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में मानव का विकास प्रारंभ होता है। ठीक, करीब 60 लाख वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है। उसी के साथ साथ होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, होमो सेपियंस। अब हम इस पर ये सारे मैंने बताए, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक, इसी में हमने बताया आपको क्या? प्राइमेट बताया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस बताया। इन दोनों में विशेष अंतर ये था कि ये 2 पैरों पर
चल सकता था। ठीक, क्या कहा हमने, यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये 2 पैरों पर चल सकता था, लेकिन ये हमने क्या बताया था, ये हाथ और पैर दोनों का सहारा लेकर इसका निवास स्थान वृक्षों पे हुआ करता था। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 पैरों पे चलने में सक्षम था। इतना ही इसका बेसिक आधारभूत क्या है, अंतर था। ठीक, अब हम इस पर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पर। ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस करीब 60 लाख वर्ष पूर्व इसका उद्भव होता है। ठीक, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ इसे कहते हैं दक्षिणी वानर। ठीक, क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिणी वानर। क्योंकि दक्षिणी वानर इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो वानर की प्रजातियां थी, वानर और हमारा जो मनुष्य था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो उसकी शारीरिक रचना, बनावट दोनों सेम थी, मतलब समान रूप से समान थी। ठीक, इसीलिए इसे दक्षिणी वानर कहा गया। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका दूसरा पक्ष क्या है, ये 2 पैरों पर चल सकता था। क्या था, 2 पैरों पर यह चल सकता था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो क्रैनियल क्षमता थी, मस्तिष्क की क्षमता थी, वो कितनी थी, 400 सीसी थी। अब सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी क्या, कपालधारिता मतलब 400 सीसी, क्या मतलब क्या हुआ, ये सवाल है। इसका मतलब है कि आज हम मानव जो देखते हैं बहुत ही विकसित मानव है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जब उसकी कोई भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो अपने आसपास की चीज़ों को अपने अनुसार ढालना, उसका उपयोग करना, इस चीज़ में वो सक्षम है आज का मानव। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उसकी कपालधारिता जो थी बहुत ही निम्न श्रेणी की थी। ठीक, जिसका मस्तिष्क कार्य करने की क्षमता, हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता थी उसकी बहुत ही निम्न श्रेणी की थी। लेकिन जब हम आज के मानव की बात करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो अपने वातावरण में चीज़ें हम देखते हैं, कोई भी चीज़ें देखते हैं, उसका हम क्या करते हैं, संसाधन देखते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, अपने अनुसार हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उसका हम क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। ठीक, यही है, क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कितनी थी इसकी, 400। ठीक, इसकी विशेषताएं 2 पैरों पे चल सकता था। इसका जो शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी वानर था। इसके बाद आता है हमारा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का अर्थ क्या होता है, होमो हैबिलिस का अर्थ होता है हाथ वाला मानव या कारीगर। क्या होता है, हाथ वाला मानव या
कारीगर। ठीक, हाथ वाला मानव और कारीगर, इसका मतलब क्या हुआ? यह जो पत्थरों को टुकड़ों में काट कर तोड़कर क्या करता था, अपने आवश्यकता अनुसार उसको हथियार के रूप में प्रयोग करता था, उसकी बनावटें करता था और शिकार करता था। इसका ये मतलब हुआ। क्या था इसकी विशेषता में? पत्थर को तोड़कर हथियार के रूप में प्रयोग करता था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ, हाथ वाला मानव कारीगर पत्थर को तोड़कर हथियार के रूप में प्रयोग करता था। ठीक, इसकी क्रैनियल क्षमता कितनी थी? जो कार्य करने की क्षमता थी वो कितना था इसका? इसकी 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या थी? क्रैनियल क्षमता थी। जो मस्तिष्क कपालधारी था उसकी 500 से 700 सीसी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर होमो हैबिलिस की। ठीक, अब हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की। क्या है? होमो इरेक्टस। इसका मतलब क्या हुआ? होमो इरेक्टस यह ऐसा मानव था जो अफ्रीका से निकलकर, बात आती है अफ्रीका, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मानव के प्राथमिक साक्ष्य कहाँ पाए गए? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, जो क्या है, तंजानिया आता है, केन्या आती है, युगांडा आती है, उसी के और रिफ्ट घाटी ओल्डोई गार्ज में, तंजानिया में उसके प्राथमिक साक्ष्य और मानव प्राथमिक साक्ष्य जीवाश्म और हथियार औजार मिलते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका कहाँ पे है? ठीक, और ये क्या है अपना? भारत है। ठीक, और क्या है यहाँ पर? क्या है हमारा? केन्या है, तंजानिया है, युगांडा है। यहीं पर क्या है? मानव के जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य और उसी के साथ में औजार की, हथियार की, हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। तो हमने क्या कहा? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऐसा मानव था, यह अफ्रीका की अफ्रीका से निकलकर, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर वह कई सारे स्थानों पर उसके साक्ष्य पाए गए। प्रथम मानव मतलब यहीं से निकलता है। उसके पहले ये अफ्रीका में ही निवास स्थान हुआ करता था। होमो इरेक्टस ऐसा मानव था जो अफ्रीका से निकलकर बाहर शिकार करता था और खाने पीने चीज़ें की वस्तुओं को तलाशता था। ठीक,
प्रथम मानव जो अफ्रीका से निकला। ठीक, ये था कौन? होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस ही क्या है, इसने क्या किया? होमो इरेक्टस मानो ही आग के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। जो आज हम आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, ये आग का खोजकर्ता कौन था? जो पत्थर को रगड़कर आग उत्पन्न की जाती थी, ऐसी टेक्नोलॉजी कौन किया? होमो इरेक्टस। इसी ने क्या किया? आग का आविष्कार किया। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं क्या? निएंडरथल। इसकी कपाल क्षमता कितनी थी? 850 से करीब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। निएंडरथल क्या है? ये ऐसा मानव था, निएंडरथल ही मानव ऐसा था जो शवों यानी मृतकों को जमीन में दफनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। क्या किया? शवों को दफनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। कौन था? निएंडरथल। ठीक, निएंडरथल मानव ही आज का जो आधुनिक मानव है, हम जो जिसकी हम बात करते हैं होमो सेपियंस, उसी के समकक्ष इसकी बौद्धिक क्षमता हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था जब जर्मनी के स्थल में इसके साक्ष्य पाए जाते हैं तब। लेकिन इसकी विशेषता मूल रूप से क्या है? अच्छी विशेष शवों को दफनाने की प्रक्रिया क्या है? इसने ही स्टार्ट की। अब आते हैं हम क्या? लास्ट, होमो हैबिलिस, सॉरी होमो सैपियंस, जो आज का आधुनिक मानव है। ठीक, होमो सेपियंस आज का आधुनिक मानव, करीब 10,000 वर्ष पूर्व इसका उद्भव होता है। और जैसे जैसे हमने आपको बताया पहले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम बात कर रहे हैं होमो हैबिलिस। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये अपने शरीर में बदलाव आते गए, इनके खाने पीने की वस्तुओं में बदलाव आता गया, जिससे इनके शारीरिक ढांचागत में सारी चीज़ें बदलाव आई। और आज का जो हम मानव देखते हैं, जैसे हम इस अवस्था में आते हैं। ठीक, और आहार में भी बदलाव आए, हमने उसको भी बात की। धर्म, दर्शन, आज हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें विकास क्रम में सारी चीज़ें हम ग्रहण करते हुए आए हैं। तो हम बात करें होमो सैपियंस। होमो सैपियंस की विशेषता क्या है? यह बोल सकता है, संचार कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति जो हम विचार करते हैं उसको लोगों के सामने हम क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। होमो सैपियंस ही था ऐसा मानव जो चित्रकला और मूर्तिकला में बनाने में सक्षम था। जैसे हम क्या देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं में, किसमें? भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो चित्रकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक, तो होमो सैपियंस ऐसा मानव था। इसकी कपाल धारिता कितनी थी? 1200 से 2000 सीसी। ठीक, हमने क्या बताया? यह बातचीत करने में सक्षम था, संचार करने में सक्षम था, व्यापार करने में सक्षम था, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ये सारी चीज़ें
आज का मानव जो कर सकता है वो यही है। ठीक, अपने अनुसार हथियार को अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बदलना जानता था कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या नहीं है। इसका ये जो संसाधन हमारे सामने है इसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होमो सैपियंस ने इसका इजाद किया। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, मानव उद्विकास, इन सारी चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम आते हैं पाषाण काल पर आते हैं हम लोग। एक एक पक्ष को, एक एक आयाम को हम समझते चलेंगे, कोई भी चीज़ें छूटनी न पाएँ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अक्सर ये पूछी नहीं जाती कहीं भी एग्ज़ाम में विशेष, लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है पाषाण? पाषाण काल यानी स्टोन एज। जब पाषाण काल की बात करते हैं तो इस पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल हमने क्या बताया, भारत में पाषाण काल 6 लाख BC है। विश्व के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, अफ्रीका में प्रथम साक्ष्य पाए जाते हैं। कितने? 20 लाख BC के करीब। यहाँ से जब मानव विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों पर आवागमन करता है, तो जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर 6 लाख BC से साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। कहाँ पर? इंडिया में, यानी भारत। ठीक, अफ्रीका में 20 लाख और भारत में जब हम अध्ययन करते हैं स्टोन एज का तो 6 लाख BC से मिलना प्रारंभ होते हैं। पूरा पाषाण काल का हम टाइम पीरियड क्या लिख देते हैं, 6 लाख BC से 10,000 BC। ठीक, मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से 6,000 BC और नवपाषाण काल का 6,000 से 3,000, कहीं कहीं 2,000 मिलता है और कहीं कहीं 1,000 भी मिलता है। ठीक, तो ये था हमारा पाषाण काल। 6 लाख BC और 10,000 BC में विषय बहुत बड़ा अंतर है। अंतर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यह पूरा पाषाण काल जो है ये बहुत ही लंबा काल था, जिसको हम 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा ऊपरी पूरा पाषाण काल। ठीक, तो ये था स्टोन एज। अब स्टोन एज के विषय पर इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके आगे की क्लास हम कल बताएंगे।
स्टोन एज कल हम पढ़ाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे की क्लास कल होगी और हम वहाँ से विस्तार से चर्चा करेंगे स्टोन एज के विषय पर। हर एक पहलू को समझते चलेंगे, कोई भी पक्ष छूटेगा नहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए आप नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे जो हमने पढ़ाया है पीछे वो सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में बस जाएं, कंठस्थ हो जाएं, जिससे आप दोबारा वो उसे भूलें ना, और एग्ज़ाम के समय आप उसका फिर से रिवीजन करेंगे तो तरोताज़ा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।